हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो सबसे पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 96 किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 से 96 कितना बार में कटेगा, तो 48 बार में कटेगा। 48 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से 48 कितना बार में कटेगा, तो 24 बार में कटेगा। और 24 किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 से 24 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। और 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 से 12 कितना बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और 6 किससे कटेगा, 2 से कटेगा और 2 से 6 कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो ये 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 गिन लेंगे कि 2 कितना बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 5 बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 के पावर 5 गुणे 3 कितना बार आया है, तो 3 एक बार आया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो यहाँ पे देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया, तो 2 के पावर 5 गुणे 3 निकल गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 2 नंबर, दूसरा नंबर प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का एक रूप है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन एक सम संख्या का रूप है। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको m की जगह पे 1 रखना होगा और 1 रखने पर अगर सम संख्या आता है तो वो सम संख्या का एक रूप होगा। तो सबसे पहले ए वाला ऑप्शन हम चेक करेंगे। तो m के जगह पे हम 1 रखेंगे और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 2 है तो 2। यहाँ पे देखिए 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 कौन सी संख्या है, तो 3 विषम संख्या है। तो यहाँ पे m+2 क्या हो जाएगा, एक विषम संख्या का रूप हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। 2 है तो 2 गुणे यहाँ पे m के जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। प्लस है तो प्लस और यहाँ पे 1 है तो 1। अब यहाँ पे देखिए 2 में 1 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा और 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 3 कौन सी संख्या है, तो 3 विषम संख्या है। तो 2m+1 भी क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। यहाँ पे 2 है तो 2 गुणे m के जगह पे कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। और 2 कौन सी संख्या है, तो 2 सम संख्या है। तो यहाँ पे सम संख्या का रूप कौन सा है, 2m है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो 2 संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है यदि द्विघात बहुपद x × 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। सबसे पहले इसको द्विघात बहुपद बनाएंगे तो x से इसमें भी गुणा करेंगे और x में इसमें भी गुणा करेंगे। दोनों में x से गुणा करा देंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए x में 2x से गुणा कराएंगे तो ये 2x² हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और x में 5 से गुणा कराएंगे तो 5x हो जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो -3 है तो 3। अब यहाँ पे आपको इसका शून्यकों का योग ज्ञात
याद करना है तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है। तो जो x स्क्वायर में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं रहता है वो c होता है। तो x स्क्वायर में क्या गुणा कर रहा है, तो x स्क्वायर में 2 गुणा कर रहा है, तो यहाँ पे a का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, तो यहाँ पे b का मान कितना निकल गया, -5 निकल गया, और c का मान कितना है, यहाँ पे -3 है। बस यहाँ पे आपको रख देना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे आपको b का मान रखना है, तो b का मान कितना है, -5 है, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे, बट्टा है तो बट्टा। अब यहाँ पे आपको a का मान रखना है, तो a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे रख देंगे 2। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये +5 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2। यहाँ पे शून्यकों का योग कितना निकल गया, 5/2 निकल गया। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु से बिंदु ए 4,-3 की दूरी क्या होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और इस प्रश्न को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, तो √x² + y² होता है। बस यहाँ पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे आपको y का मान रख देना है। जो ये पहला वाला होता है ये x का मान होता है, और ये जो दूसरा वाला होता है ये y का मान होता है। तो x का मान यहाँ पे 4 है और y का मान यहाँ पे -3 है। तो x के जगह पे आपको x का मान रख देना है और यहाँ पे y के जगह पे आपको y का मान रख देना है। तो आइए यहाँ पे रखते हैं। तो x का मान यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे 4, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस। यहाँ पे y का मान कितना है, -3 है तो यहाँ पे लिख देंगे -3, और इसका भी स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि 4 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी 4 का स्क्वायर कितना निकला, 16 निकला। तो यहाँ पे 4 के स्क्वायर की जगह पे हम 16 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको -3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो -3 कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 3 का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9। अब इन दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। 16 और 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, और इस 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है, यदि 4 sin² θ = 3 हो तो थीटा का मान निकाले। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे 4 sin² θ बराबर 3 दिया है, तो इस थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस 4 को बराबर के उधर भेजेंगे। तो 4 इधर गुणा कर रहे हैं तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और इधर हमारा क्या बचेगा, sin² θ बचेगा, और उधर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है, तो अब आपको स्क्वायर को भी बराबर के उधर भेजना पड़ेगा। तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो इधर हमारा बचेगा sin θ, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए sin θ बराबर, अब यहाँ पे देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा √3, और यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकलेगा तो √4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। तो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको थीटा का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से आपको साइन को हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा
कि साइन कितने डिग्री का मान यहाँ पे √3/2 होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो √3/2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिख देंगे। तो इधर हमारा है साइन थीटा और बराबर के उधर क्या लिखेंगे, √3/2 की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं साइन 60 डिग्री। यहाँ से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। थीटा बराबर कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 60 डिग्री निकल जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, यदि एपी का प्रथम पद 2 और सार्व अंतर 3 हो तो एपी का 11वां पद ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे एपी का प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है। और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं, ए से, यानी ए का मान यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है। और सार्व अंतर कितना दिया है, 3 दिया है। और सार्व अंतर को किससे सूचित करते हैं, डी से। और डी का मान यहाँ पे कितना दिया है, 3 दिया है। तो बोल रहा है कि एपी का 11वां पद ज्ञात करे। तो 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, तो 11वां पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस यहाँ पे 10d। अब यहाँ पे आपको ए का मान रख देना है और यहाँ पे आपको डी का मान रख देना है। यहाँ पे आपका 11वां पद निकल जाएगा। तो ए का मान 2 है तो यहाँ पे रख देंगे 2, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 10 है तो 10। और डी के जगह पे कितना लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे। सबसे पहले आपको गुणा कराना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 है तो 2, प्लस है तो प्लस, 10 तियां कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। और 30 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी 11वां पद कितना निकल गया, 32 निकल गया। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 6 + √2 कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है भाज्य संख्या, डी ऑप्शन है सम संख्या। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 + √2 कैसी संख्या है। तो किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए √2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसमें रूट रह जाएगा। और जब भी किसी संख्या में रूट रह जाता है तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे 6 + √2 कैसी संख्या होगा, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यदि घन का एक भुजा 3 सेंटीमीटर हो तो घन का आयतन ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको घन का आयतन ज्ञात करना है। तो घन का आयतन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो भुजा का क्यू होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं भुजा का क्यू। और इसका एक भुजा कितना दिया है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और इसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। क्यूब का अर्थ क्या होता है कि 3 सेंटीमीटर ये 3 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। क्यूब का अर्थ होता है कि वही चीज 3 बार गुणा होगा। तो यहाँ पे 3 बार गुणा कर दिए। यहाँ पे देखिए 3 × 3 = 9 हो जाएगा। और 9 × 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए घन का आयतन कितना निकला, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब निकला। यानी यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो इसका व्यास ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो इसका आपको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, तो 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो πr² होता है। और πr² बराबर कितना दिया है, 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे देखिए पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और r क्या होता है, त्रिज्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से त्रिज्या निकालेंगे, उसके बाद व्यास निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले हम त्रिज्या निकालते हैं। तो इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को बराबर के उधर भेजना पड़ेगा।
तो स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो इधर r बचेगा और उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर देखिए r बराबर क्या होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो ये त्रिज्या कितना निकल गया, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर निकल गया। अब यहाँ पे आपको व्यास निकालना है, तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है। तो त्रिज्या यहाँ पे कितना निकला है, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पे बस आपको रख देना है 2 गुणे त्रिज्या कितना निकला है, 2 सेंटीमीटर निकला है, तो यहाँ पे रख दीजिए 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर हमारा व्यास निकल जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आपको विवेचक ज्ञात करना है। तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है, तो b² माइनस 4ac होता है। बस यहाँ पे आपको b का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको a का मान रख देना है, और यहाँ पे आपको c का मान रख देना है, आपका विवेचक निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a, b और c का मान आएगा कहाँ से, तो इस द्विघात समीकरण से आएगा। जो x² में गुणा करता है वो a होता है, और जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, और जिसमें x y कुछ भी नहीं होता है वो c होता है। तो यहाँ पे देखिए a का मान कितना है, तो a का मान यहाँ पे 2 है, और b का मान कितना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं -4 है, और c का मान कितना है, तो यहाँ पे 3 है। बस इसमें आपको रख देना है। b का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे -4, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे माइनस है तो -4 है तो 4, और a का मान कितना है, 2 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और c का मान कितना है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। अब यहाँ पे देखिए -4 का स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है कि यही चीज 2 बार गुणा होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये प्लस में 16 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे देखिए 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 त्रिका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 16 में से 24 घटाएंगे, तो 16 में से 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -8 बचेगा, यानी हमारा विवेचक कितना निकल गया, -8 निकल गया, यानी हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि बिंदुओं A 4, 5 तथा B 6, 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक बिंदु है A और एक बिंदु है B, और A का निर्देशांक यहाँ पे दिया है 4, 5, और B का निर्देशांक यहाँ पे दिया है 6, 5, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का यहाँ पे निर्देशांक आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2 होता है। बस इसमें रख देना है आपको। पहला वाला बिंदु का जो पहला वाला होता है वो x1 होता है, और दूसरा वाला y1 होता है, और दूसरा वाला बिंदु का जो पहला वाला होता है ये x2 होता है, और दूसरा वाला ये y2 होता है। बस इसमें आपको रख देना है। x1 का मान कितना है, 4 है, तो x1 की जगह पे आपको 4 रखना है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको x2 का मान रखना है, तो x2 का मान 6 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 6, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, कोमा है तो यहाँ पे कोमा लगाइए, और यहाँ पे y1 का मान रखना है, तो y1 का मान 5 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 5, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे आपको y2 का मान रखना है, तो y2 का भी मान 5 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 5, और बट्टा के नीचे 2 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है, तो 4 और 6 जोड़िएगा तो कितना होगा, 10 होगा, और बट्टा के नीचे 2 है तो 2, और यहाँ पे देखिए 5 और 5 जोड़िएगा तो ये भी हो जाएगा 10, और बट्टा के नीचे 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2, और ये कट रहा है तो इसे कटा दीजिए। ये 5 बार में कटेगा, और ये भी 5 बार में कटेगा, यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, तो 5,5 निकल गया। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर।
13 नंबर प्रश्न है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष कटता है वही क्या होता है, मूल बिंदु होता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 3 + 2√4 एक कैसी संख्या है। तो यहाँ पे देखिए √4 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2 गुणे, यहाँ पे देखिए 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा। सबसे पहले इसे आपको गुणा कर लेना है, उसके बाद जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 3 है तो 3 प्लस है तो प्लस, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 कैसी संख्या है, तो 7 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 + 2√4 एक कैसी संख्या होगी, तो ये एक परिमेय संख्या होगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अंतिम प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है दंडालेख, सी ऑप्शन है बारंबारता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो तोरण कहलाता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताए हैं। इसमें से 12 से अधिक प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा, एकदम हूबहू, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप लोग लास्ट में जुड़े हैं तो फिर से इसे एक बार देख लीजिएगा। और इसमें जितना फॉर्मूला हम आपको बताए हैं उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपको फॉर्मूला याद होगा तब भी आपका यहाँ पे गणित बनेगा। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तो गणित आपसे नहीं बन पाएगा, ये हमारा गारंटी है। तो गणित का फॉर्मूला आप लोग उसे याद रखिए। अगर गणित का फॉर्मूला आप लोग याद रख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होगा और आपका 50 में से 50 आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपका 50 में 50 आएगा, ये हमारा गारंटी है। तो इसीलिए आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे क्या कीजिए, लिख के याद कीजिए। जितना भी हम आपको फॉर्मूला बताते हैं वो आप लोग लिख के याद कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि किसी भी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/2, डी ऑप्शन है 1/3। तो जो भी आपको ऑप्शन यहाँ पे सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।